Welcome to Gateway classes. We are starting with lecture number 5 of unit 3 and probably this is the last lecture of this unit. तो देखिए आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो होगा corrosion issues in power generation industries, corrosion issues in oil and gas industries, paper and pulp industries, chemical processing industries. हम किस तरीके से CPVC का यूज करके corrosion को प्रिवेंट कर सकते हैं और हम फिर पढ़ेंगे कि सीमेंट क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका क्या यूज होता है एंड देन वी विल बी स्टडीइंग डीके ऑफ सीमेंट एंड यस लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इन टॉपिक से AKTU में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करेंगे कोरोजन इश्यूज इन पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज। तो अलग अलग तरीके के कोरोजन्स जो देखने को मिलते हैं पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज में है वो है सबसे पहले हॉट कोरोजन। ये कैसे डिफाइन किया जाता है? ये एक्सेलरेटेड कोरोजन होता है और किससे बनता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट कंटामिनेशंस। जहां पे भी सॉल्ट की प्रेजेंस होती है वहां पे ये कोरोजन चलता है, बहुत ही तेज रेट से चलता है। जैसे कि अगर कहीं पे सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, वेनेडियम ऑक्साइड है, ये सब कंबाइन करते हैं मोल्टन डिपॉजिट्स बनाने के लिए और इसकी वजह से जो हमारा सरफेस ऑक्साइड्स हैं उनको ये खत्म कर देते हैं। इसको हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू हाई टेम्परेचर हॉट कोरोजन। ये 900 डिग्री से ऊपर होता है जबकि प्योर सोडियम सल्फेट जो है इसके मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर होता है ये, ठीक है। दूसरा है लो टेम्परेचर हॉट कोरोजन। ये करीब करीब 700 से 750 डिग्री के बीच में चलता है और यहाँ पे लिक्विड सॉल्ट फेज होता है जो कि बनता है बिकॉज ऑफ दी सिग्निफिकेंट डिसोल्यूशन ऑफ सम कोरोजन प्रोडक्ट्स। कुछ कोरोजन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं जिनकी वजह से लिक्विड सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो तरीके का कोरोजन है। इस टॉपिक से अभी तक ये नया टॉपिक है जो कि नए सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस टॉपिक से अभी तक कोई क्वेश्चन AKTU में नहीं आया है, ये मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन या ड्राई कोरोजन। ये कब होता है? जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में या हवा के साथ में हाई टेम्परेचर्स पे और वहां पे पानी का एब्सेंस होता है या कोई भी एक्वस फेज प्रेजेंट नहीं होता, तब ये चलता है ऑक्सीडेशन, जिसको हम कहते हैं ड्राई कोरोजन। द नेचर ऑफ द ऑक्साइड लेयर दैट फॉर्म्स ऑन द मेटल सरफेस डिटरमाइंस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर। तो जैसे आपने वहां पे पीछे पढ़ा था केमिकल कोरोजन या ड्राई कोरोजन, ठीक वही चीज ये है। जो भी ऑक्साइड लेयर आपकी बनेगी उसका नेचर कैसा है वो डिपेंड करता है कि आगे कोरोजन किस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट इज गैल्वेनिक कोरोजन। ये भी आप पढ़ चुके हैं। गैल्वेनिक कोरोजन क्या होता है? जब दो अलग अलग मेटल्स जो हैं वो कंबाइन कर जाते हैं या कोई भी मेटल ऐसा है जो हेट्रोजीनस है जहां पे एनोड और कैथोड का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। It occurs when an electrolyte contains two dissimilar metals or alloys. Example, humid area with steel pipes and copper fittings in a plant. यहाँ पे एक मेटल एनोड का काम करेगा और दूसरा कैथोड का। नेक्स्ट है इरोजन। इरोजन भी मैं पहले आपको समझा चुकी हूं। इरोजन का मतलब होता है सबसे ऊपर की जो लेयर होती है मेटल की, अगर वो खराब होनी शुरू बेसिकली उतरनी शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं इरोजन। ये कब होता है? जब भी कोई फास्ट मूविंग लिक्विड होता है जो मेटल के ऊपर से फ्लो कर रहा है, तो मेटल की सबसे ऊपर की जो लेयर है उसमें से वो एटम्स को अपने साथ लेके जाना शुरू कर देता है। दैट इज नोन एज इरोजन. It refers to wearing down of a metal surface due to prolonged exposure to an oxidizing fluid such as water and other polar liquids. कोई भी polar liquid अगर फ्लो कर रहा है, जैसे पाइपलाइंस भी हैं उनके थ्रू फ्लो कर रहा है, तो इरोजन देखने को मिलता है. It is caused by high fluid surface velocities in aggressive chemical environments. ठीक है. Reaction erodes यानी कि रिमूव कर देती है. The protective scale of the metal object, the surface begins to thin as it erodes. तो इरोजन में क्या होता है कि सरफेस की जो थिकनेस है वो कम होनी शुरू हो जाती है, थिनिंग शुरू हो जाती है. ये गैल्वेनिक कोरोजन दिखा रखा है यहाँ पे. ये देखिए ये इरोजन है. यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये एक लेयर जो है ये निकल चुकी है, बाहर निकल चुकी है. नेक्स्ट इज कोरोजन इन पावर प्लांट्स. कॉजेस क्या क्या होता है? कॉस्टली रिपेयर होती है इसकी वजह से, एक्सटेंडेड मेंटेनेंस है, देन मटेरियल का लॉस होता है, परफॉर्मेंस गिरती चली जाती है और
जो हमारी मशीनरी है वो फेलियर की तरफ चली जाती है अनट्रीटेड, अगर उसको हम छोड़ देते हैं। प्रिवेंशन क्या है, हमें रेगुलरली इंस्पेक्शंस करते रहने चाहिए, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स का यूज करना चाहिए, सुपर एलॉयज का यूज करना चाहिए, कोरोजन इनहिबिटर्स एंड कोटिंग्स यानी प्रिवेंटिव मेजर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यूज ऑफ स्ट्रॉन्गर कंस्ट्रक्शन मटेरियल शुड बी देयर। नेक्स्ट है कोरोजन इश्यूज इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो बहुत सारे कोरोसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फ्री वाटर, ये सब पाए जाते हैं क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में। तो इसकी वजह से काफी सारा कोरोजन देखने को मिलता है इन इंडस्ट्रीज में। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्वीट कोरोजन की। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो कोरोजन होता है उसको कहा जाता है स्वीट कोरोजन। ड्राई CO2 जो है वो कोरोसिव नहीं होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर फाउंड इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। लेकिन जब उसको डिसॉल्व फॉर्म में ले आते हैं, CO2 अगर डिसॉल्व फॉर्म में आ जाए, एक्वस मीडियम के साथ में आ जाए, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस दिखानी शुरू कर देती है बिटवीन स्टील एंड एक्वस फेज इन कॉन्टैक्ट विद इट। ये जो रिएक्शंस होती है इसकी वजह से क्या होगा, कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है, HCO3 जिसको हम बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और जो कि कोरोसिव होता है नेचर में। इसकी वजह से पिटिंग कोरोजन देखने को मिलता है और इसी तरीके से मीसा अटैक देखने को मिलता है। ये क्या होता है, लोकलाइज्ड CO2 कोरोजन अंडर मीडियम फ्लो कंडीशंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं मीसा अटैक। नेक्स्ट इज सौर कोरोजन। वो था स्वीट कोरोजन, ये है सौर कोरोजन। सौर कोरोजन होता है जबकि मेटल का डिटीरियोरेशन देखने को मिलता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मॉइस्चर। जब भी मेटल जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो उनका कोरोजन होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज सौर कोरोजन। इट इज मोस्ट डैमेजिंग कोरोजन टू द ड्रिल पाइप्स। जो ड्रिल पाइप्स होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है और उनको बहुत तेजी से ये खराब भी करता है। H2S वाटर की प्रेजेंस में बहुत ही हाईली कोरोसिव एजेंट की तरह से काम करता है, जिसकी वजह से जो पाइपलाइन है वो ब्रिटल होना शुरू हो जाती है, ठीक है, बहुत सख्त होना शुरू हो जाती है। H2S वाटर के साथ में रिएक्ट करता है वीक एसिड बनाने के लिए, विच इज कोरोसिव एंड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। H2SO4 बनता है जिसकी वजह से जो मीडियम है वो पूरा एसिडिक हो जाता है, H+ आयंस की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, और आप जानते हैं कि H+ आयंस की अवेलेबिलिटी बढ़ने के साथ में क्या चलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन शुरू हो जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आयरन सल्फाइड फॉर्म्ड एज अ कोरोजन प्रोडक्ट, आयरन सल्फाइड बनता है। यूनिफॉर्म पिटिंग एंड स्टेप वाइज कोरोजन्स आर एग्जांपल्स ऑफ सौर कोरोजन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वेस्ट वाटर है, ये स्लाइम है, यहाँ पे ये SO4 आयंस है, H2SO4 से हाइड्रोजन आयंस अलग हो गए हैं, ये सल्फाइड आयंस है, ये रिलीज क्या करेगा, सल्फर के आयंस रिलीज करेगा। तो ये जो सल्फर आयंस है ये H+ आयंस के साथ में रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने के लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, मॉइस्चर भी अवेलेबल है, बैक्टीरिया भी अवेलेबल है, तो सब आपस में रिएक्ट करके H2SO4 का फॉर्मेशन करेंगे। H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये काफी कोरोसिव होता है नेचर में। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन कोरोजन। ऑक्सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है जो कि तुरंत रिएक्ट करता है मेटल के साथ में। ऑक्सीजन एक्सेलरेट्स द एनोडिक डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय एक्टिंग एज अ डीपोलराइजर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन कैथोडिक रिएक्शंस। आप देख चुके हैं पहले भी, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन था उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म जो था उसमें क्या था, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स टू गिव द रिएक्शंस। It is destructive even at lower concentrations like 5 ppb की कंसंट्रेशन पे भी ये काम करता है। तो इतनी कम कंसंट्रेशन में भी ये कोरोजन के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑक्सीजन कोरोजन आर यूनिफॉर्म कोरोजन एंड पिटिंग कोरोजन। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले डिटेल में। इरोजन कोरोजन देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, सरफेस लेयर जो है मेटल्स की वो रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजिकली इंड्यूस्ड कोरोजन, MIC। ये बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से होता है। बैक्टीरियल एक्टिविटी प्रोड्यूसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स। बैक्टीरियल एक्टिविटी
प्रोड्यूसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि CO2 है, H2S है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, जिसकी वजह से पाइप्स जो हैं वो कोरोड होने शुरू हो जाते हैं एंड इट इंक्रीजेस द टॉक्सिसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड ऑल्सो। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। ये क्या है? ये भी एक तरीके का लोकलाइज कोरोजन है और ये कब होता है? ये जब भी मेटल के अंदर स्ट्रेस होता है। इससे क्या होगा? मेटल का सरफेस में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। क्रैकिंग जो है इट इज कॉज्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ कोरोसिव मीडियम एंड टेंसाइल स्ट्रेस। तो जहां पे भी स्ट्रेस है, जहां पे भी दबाव है, वहां पे क्या होगा? उसमें कोरोसिव मीडियम के कांटेक्ट में आते के साथ ही वहां पे क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। प्रिवेंशन क्या है? देखिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? choosing appropriate materials, then by using inhibitors, by using protective coatings और proper corrosion monitoring और inspection से हम इसको control कर सकते हैं। Next is corrosion issues in paper and pulp industries. पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज में जो है जो बेसिकली कोरोजन देखने को मिलता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोजन हैज बीन आइडेंटिफाइड, जैसे कि स्ट्रेस कोरोजन देखने को मिला है, देन क्रैकिंग, यूनिफॉर्म कोरोजन और क्रेवाइस कोरोजन भी, और पिटिंग कोरोजन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोजन हैं जो कि एनकाउंटर किए गए हैं पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज में। स्ट्रेस क्रैकिंग देखिए क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल स्ट्रेस एंड एनवायरमेंट। तो जब भी मैकेनिकल स्ट्रेस है हमारे इक्विपमेंट को, है ना, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी साथ में काम कर रहे हैं, दूसरा जो हमारा मटेरियल है उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, तो ये सब कुछ कंबाइन करके क्या करते हैं? ये कोरोजन स्ट्रेस कोरोजन दिखाते हैं। दीज क्रैक्स कैन स्प्रेड एंड लीड टू बिग फेलियर। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म कोरोजन। यूनिफॉर्म कोरोजन कब होता है? जब भी एल्कलाइन सॉल्यूशंस या मोल्टन सॉल्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशंस एंड मोल्टन सॉल्ट्स, जहां पे की पैसिव लेयर जो है दैट प्रोटेक्ट्स द मेटल ब्रेक्स डाउन अक्रॉस द एंटायर सरफेस। तो सरफेस के ऊपर अगर कोई प्रोटेक्टिव लेयर है, ऑक्साइड लेयर है, वो टूट गई है पूरी तरीके से, तब ये कोरोजन हमें देखने को मिलता है। और वो टूट चुकी है और प्रेजेंस किसका है? एल्कलाइन सॉल्यूशन और मोल्टन सॉल्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज क्रेवाइस कोरोजन एंड पिटिंग। तो क्रेवाइस कोरोजन और पिटिंग कोरोजन आप पढ़ चुके हैं। ये यूनिफॉर्म कोरोजन के जैसा ही होता है लेकिन स्मॉलर एरियाज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कोरोजन इश्यूज इन केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में जो कोरोजन है वो होता है बेसिकली बाय द लिक्विड्स एंड गैसेस यूज्ड इन chemical processes. They corrode the processing apparatus and storage containers from the inside by attacking their inner metallic surfaces. तो जो भी कंटेनर्स हम यूज करते हैं केमिकल्स को स्टोर करने के लिए, वो बेसिकली क्या होता है? ये वाला कोरोजन उनको अंदर से खराब करना शुरू कर देता है। टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस डोमिनेट इन केमिकल इंडस्ट्री। कौन कौन से हैं वो? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। तो एसिडिक मीडियम थ्रू आउट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एसिडिक मीडियम आप जानते ही हैं बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होता है, और वो भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप देख रहे हैं। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एग्रेसिवली कोरोसिव है, और इनर सरफेस जो होती है हमारी स्टील ट्यूब्स जो होती है हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज में, उनको अंदर से, या स्टोरेज कंटेनर्स जो हैं उनको अंदर से पूरी तरीके से ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑर्गेनिक एसिड्स कॉजेस CO2 कोरोजन इन स्टील, जो अभी आपने देखा था स्वीट कोरोजन, तो वो भी यहाँ पे साइड बाय साइड देखने को मिलता है। यूज ऑफ CPVC। CPVC का फुल फॉर्म देखिए क्या है? क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड इन इंडस्ट्रीज। ये एक पॉलीमर है जो कि कोरोजन को रेजिस्ट करने के काम में आता है। द यूज ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ CPVC मटेरियल इंश्योर सुपीरियर परफॉर्मेंस and reliability when compared to common metallic and non-metallic piping materials। तो जो पाइप्स हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, आपने देखा अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज है, वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ मेटालिक या नॉन मेटालिक मटेरियल्स की जगह हम यूज कर सकते हैं क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाई क्वालिटी का, क्योंकि ये हार्श केमिकल्स को अच्छे से उनके साथ में
विथस्टैंड कर सकता है, मतलब ये खराब नहीं होता इन द प्रेजेंस ऑफ हार्श केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देता है इन टू दीज एसिड्स as well as bases, salts and aliphatic hydrocarbons. It is a very good anti-corrosive, या हम कह सकते हैं कि corrosion resistance इसका बहुत अच्छा है। High performance in handling aggressive chemicals, internal and external corrosion elimination, अंदर से भी और बाहर से भी ये corrosion को पूरी तरीके से eliminate कर सकता है। लीक या रिपेयर भी इसमें नहीं होते हैं। दूसरा, लोअर टोटल सिस्टम कॉस्ट विद लॉन्गर लाइफ, सस्ता है और लाइफ इसकी बहुत अच्छी है यानी ड्यूरेबल है। एक्सीलेंट हाइड्रोलिक कैपेबिलिटीज, यानी इनके इसके थ्रू आप वाटर वगैरह भी आराम से फ्लो करा सकते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है और केमिकली ये बहुत अच्छा रेजिस्ट करता है कोरोजन को। नेक्स्ट जो इंजीनियरिंग मटेरियल हमें पढ़ना है दैट इज सीमेंट। एज मेंशन्ड दिस इज इंपॉर्टेंट, 23-24 में ही ये सेकेंड सेमेस्टर में पूछा गया है। सीमेंट क्या होता है, इसकी आप फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट बताइए, है ना, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है AKTU में। तो देखिए सीमेंट क्या होता है, ये एक ग्रीनिश हैवी पाउडर होता है, डर्टी ग्रीनिश हैवी पाउडर है और ये बिल्डिंग मटेरियल की तरीके से काम में लिया जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है जिसकी एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है and capable of bonding materials like stones, bricks, building blocks, etc. सीमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिंग की प्रॉपर्टी है, हार्डनिंग की प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जहां पे भी लगाया जाता है वहां पे अच्छी तरह सेट हो जाता है, फिर जम जाता है, हार्ड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक सीमेंट। जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसकी वजह से इसको हाइड्रोलिक सीमेंट भी कहा गया है। Essential constituents जो है सीमेंट के used for constructional purpose are compounds of calcium and aluminium and silica. Calcareous और argillaceous जो substances हैं वो इसका main component है। नेक्स्ट देखिए, सीमेंट को 4 तरीके में क्लासिफाई किया गया है उसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। सबसे पहले है नेचुरल, देन पुजुलोना, देन स्लैग एंड पोर्टलैंड सीमेंट। सबसे ज्यादा जो यूसेज में लाया जाता है वो है पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये दिस पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर गिव्स अ हार्ड स्टोन लाइक मास विच रिजेंबल्स पोर्टलैंड रॉक। एक पत्थर है जिसका नाम है पोर्टलैंड रॉक। तो जब इस पोर्टलैंड सीमेंट को पाउडर फॉर्म में मिक्स किया जाता है पानी के साथ में, तो ये एक सूख के पत्थर जैसा मास देता है जो कि इसको रिजेंबल करता है। इट इज वाइडली यूज्ड एज अ नॉन मेटेलिक मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बहुत यूज में लाया जाता है ये। इट इज अ कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम। कॉम्पोजिशन देखिए पोर्टलैंड सीमेंट का, इसमें बेसिकली जो चीजें पाई जाती है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको लाइम भी कहा जाता है, ये इसका फॉर्मूला है और ये 60 to 70% पाया जाता है इसके अंदर। देन सिलिका दैट इज SiO2 20 से 24% है। एल्यूमिना इसका फॉर्मूला Al2O3 है, ये 5 to 7.5% है। मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहा गया है, 2 से 3%। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 1 से 2.5%। सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 से 1.5%। सोडियम ऑक्साइड 1% और पोटेशियम ऑक्साइड 1%। ये इसकी कॉम्पोजिशन है। अब देखिए मैन्युफैक्चर हम कैसे कर सकते हैं पोर्टलैंड सीमेंट को, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे बताया ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टेप्स यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या क्या है, क्रशिंग, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग। एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं। क्रशिंग में देखिए क्या होता है, इसमें जो भी रॉ मटेरियल है पोर्टलैंड सीमेंट के, जैसे लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इन सब को चूरा कर दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है एंड ग्राउंड टू फाइन पाउडर थ्रू बॉल मिल। तो इनको बिल्कुल बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है क्रश करके। नेक्स्ट देखिए मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या किया जाता है, ये जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हमारे थे जो फाइन पाउडर में बदल लिए गए थे, उन सब को आपस में मिक्स किया जाता है। और ये 2 तरीके से हो सकता है, एक वेट प्रोसेस हो सकता है, एक ड्राई प्रोसेस। वेट प्रोसेस यानी कि पानी की प्रेजेंस में, ड्राई प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर।
इसके बाद में क्या किया जाता है, इसके बाद में इसमें पानी मिला के स्लरी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी एक पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसको स्टोरेज टैंक में स्टोर कर दिया जाता है। दोनों तरीके के प्रोसेस यहाँ पे दिखा रखे हैं। ड्राई प्रोसेस में देखिए क्या होता है, इसमें रॉ मटेरियल्स हमारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, जबकि वेट प्रोसेस में इट इज यूज फॉर एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ड्राई प्रोसेस बेसिकली जो बहुत हार्ड रॉ मटेरियल होता है उसके लिए यूज किया जाता है। क्वालिटी ऑफ सीमेंट जो बनती है ड्राई प्रोसेस से वो थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी की होती है, यहाँ पे सुपीरियर क्वालिटी का सीमेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ड्राई प्रोसेस है उसके बाद में जब हम इसको चूरा वगैरह कर देंगे तो ये कैसा होगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि वेट प्रोसेस में क्योंकि पानी है तो ये स्लरी यानी एक पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये एक स्लो प्रोसेस है, वो फास्ट प्रोसेस है। यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन कम है इन कंपैरेटिव टू वेट प्रोसेस। देखिए बर्निंग क्या होता है, बर्निंग प्रोसेस जो है वो रोटरी किल्न में किया जाता है। रोटरी किल्न क्या है वो अभी हम देखेंगे। रोटरी किल्न एक बहुत लंबा स्टील का सिलेंडर होता है जिसका डायमीटर 2.5 मीटर है और इसकी लेंथ जो है वो 90 से 120 मीटर होती है, और इसके अंदर का जो सरफेस है वो कैसा होता है, वो फायर ब्रिक रिफ्रैक्ट्री से लाइंड है, यानी कि भट्टी की तरीके से होता है। जैसे भट्टी में अंदर ईंटों की एक परत होती है, उसी तरीके से ये लाइंड है विद फायर ब्रिक रिफ्रैक्ट्री। फ्यूल और एयर को यहाँ पे मिक्स किया जाता है, लोअर एंड पे इंजेक्ट किया जाता है फ्यूल को और एयर को, और अंदर फिर इसके धीरे धीरे टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है 1750 डिग्रीज तक। द रोटरी किल्न पोसेसेस 3 डिफरेंट टेम्परेचर जोन। अलग अलग टेम्परेचर जोन्स होते हैं, इसमें 3 टेम्परेचर जोन्स हैं। जैसे सबसे पहले है ड्राइंग जोन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इवेपोरेशन चलता है। उसके बाद कैल्सिनेशन जोन है और एक क्लिंकरिंग जोन है। देखिए ये पूरा हमारा डायग्राम है रोटरी किल्न का। रोटरी किल्न में आप देख सकते हैं ये इस तरीके से पूरा एक लंबा स्टील का सिलेंडर जैसा है। ये स्टील की शेल है, बाहर की जो कवरिंग है, अंदर इसमें फायर ब्रिक लाइनिंग है, ठीक है। ये इसका बर्नर पाइप है, यानी कि यहाँ से फ्लेम जो है वो दी जाती है। ये इसके अलग अलग जोन्स हैं। ये इसका फीड पाइप है और यहाँ पे ये इस तरीके से सील किया जाता है। ये बैक एंड चैम्बर है, यहाँ पे ये बैक एंड है इसका, ठीक है। ये कूलर शूट है, ठीक, यहां से इसको कूल करके काम में लाया जाता है। नेक्स्ट देखिए रोटरी किल्न, जैसा कि अभी आपने देखा 3 जोन्स हैं इसके। सबसे पहले है ड्राइंग जोन या इवेपोरेशन जोन। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है रोटरी किल्न का। इसमें जो टेम्परेचर है वो करीब 250 डिग्री रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, वाटर फ्रॉम द स्लरी इवेपोरेट। स्लरी में जो पानी होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो इवेपोरेट किया जाता है, इसीलिए इसको कहा गया है ड्राइंग जोन। नेक्स्ट है कैल्सिनेशन जोन। ये मिडिल पोर्शन होता है रोटरी किल्न का, जहां पे टेम्परेचर आपका रहता है 700 से 1200 डिग्री के बीच में। इस रीजन में लाइमस्टोन डिकम्पोज होता है। क्या बनता है उससे, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो बाहर एस्केप आउट हो जाएगी। देखिए ये है हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको डिकम्पोजिशन होगी, ये क्या बनेगा, क्विक लाइम यानी CaO, और साथ में बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट इवेपोरेट्स। लास्ट है हमारा क्लिंकरिंग जोन। ये लोअर पार्ट होता है रोटरी किल्न का। इसमें टेम्परेचर रहता है सबसे ज्यादा 1500 से करीब 1700 डिग्री तक, और यहाँ पे क्विक लाइम को मिक्स किया जाता है क्ले के साथ में। ये जो क्विक लाइम हमारा बना है इसको क्ले के साथ में मिक्स किया जाता है। यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट, एल्यूमिनेट्स और फेराइट्स बनाए जाते हैं। देखिए जो रिएक्शंस होती हैं क्लिंकरिंग जोन में, वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को सिलिका के साथ मिक्स किया गया है। कॉम्पोजिशन देखिए यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आर मिक्स्ड विद सिलिका, तो ये बन गया हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट। Ca2S इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। Ca2SiO4 इसका पूरा फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम ऑक्साइड के सिलिका के साथ मिक्स करते हैं तो ये हो जाएगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ पे Ca2S है, ये Ca3S है। ये फॉर्मूला क्या है इसका, Ca3SiO5,
ठीक है, तो आप शुरू में ये लिख के इसकी एब्रीविएशंस दिखा सकते हैं, आगे की जो रिएक्शंस हैं वो हम ये यूज करके लिख सकते हैं, बार बार इतने बड़े बड़े फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम मिक्स करते हैं एल्यूमिना के साथ में, तो यहाँ पे बन रहा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट Ca3A, और आप देख सकते हैं यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम ऑक्साइड के एल्यूमिना के साथ में और Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड के साथ में मिक्स करके हम यहाँ पे बनाते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट Ca4AF, ये इसका एब्रीविएटेड फॉर्म है। Aluminates and silicates are mixed with CaO to form stone-like structures known as clinkers. तो ये जो हमारे बने हैं यहाँ पे, इनको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है छोटे छोटे पत्थरों के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जिनको हम क्लिंकर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्राइंडिंग में क्या होता है, ग्राइंडिंग द कोल्ड क्लिंकर्स, जो क्लिंकर्स हमारे बने हैं उनको ठंडा किया जाता है। दे आर ग्राउंड टू फाइन पाउडर इन बॉल मिल। बॉल मिल एक apparatus है जिसमें ऐसे घुमा के उन क्लिंकर्स को जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में लाया जाता है। एट दिस टाइम 2 to 3% ऑफ जिप्सम इज एडेड टू प्रिवेंट द अर्ली सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो इसी टाइम पे क्या किया जाता है, 2 से 3% जिप्सम सीमेंट में ऐड किया जाएगा। क्यों ऐड किया जाता है जिप्सम, जिससे कि सीमेंट की अर्ली सेटिंग को हम डिले कर सके, उसका सेटिंग टाइम डिले करने के लिए जिप्सम ऐड किया जाता है। ये देखिए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, तो इसमें जब ये हम ऐड कर देते हैं तो ये बन गया ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, सीमेंट का सेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है, डिले हो जाता है। CaSO4 along with वाटर मॉलिक्यूल्स जिप्सम होता है। सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट में देखो क्या होता है, सीमेंट को जब पानी के साथ में मिक्स कर दिया जाता है तो एक ये प्लास्टिक मास बनाता है जिसको हम सीमेंट पेस्ट कहते हैं। हाइड्रेशन रिएक्शंस के दौरान क्या होता है, जेल एंड क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। फिर इंटरलॉकिंग ऑफ क्रिस्टल्स बाइंड्स द इंटर पार्टिकल्स ऑफ एग्रीगेट्स इनटू अ कॉम्पैक्ट रॉक लाइक मटेरियल। सेटिंग एंड हार्डनिंग में ये सारे प्रोसेस हमारे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन कंप्राइजेज ऑफ, जब सीमेंट हम अप्लाई करते हैं और वो सेट होता है, हार्ड होता है, तो उसमें क्या चलता है, ये 2 प्रोसेस बेसिकली चलते हैं, सेटिंग सबसे पहले और फिर हार्डनिंग। सेटिंग में क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल प्लास्टिक मास है, जबकि हमने सीमेंट में पानी को मिलाया और उसको अप्लाई किया, तो वो क्या होता है, वो स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और ड्यू टू इनिशियल जेल फॉर्मेशन, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहां पे एक जेल का फॉर्मेशन होता है। जब सीमेंट में पानी को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, एक जेल फॉर्मेशन होता है। हार्डनिंग क्या होता है, हार्डनिंग इज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, क्रिस्टलाइजेशन होगा उसके बाद में, जेल फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो इसको हम कहते हैं दिस इज डेवलपिंग ऑफ स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं हार्डनिंग। ड्यू टू ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द इंटीरियर मास ऑफ सीमेंट, हार्डनिंग स्टार्ट्स आफ्टर सेटिंग। ठीक है, तो धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है सीमेंट में, जिसकी वजह से शुरू में वो सेटिंग के बाद में हार्डनिंग धीरे धीरे होने लगती है। द स्ट्रेंथ डेवलप्ड बाय सीमेंट पेस्ट एट एनी टाइम डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ जेल फॉर्म्ड एंड द एक्सटेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरलॉकिंग क्रिस्टल्स reinforced by rigid gels formed by the hydration and hydrolysis of constituent compounds। ये आप ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यहाँ पे बताया गया था। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें याद रखनी है। जब भी सीमेंट को मिक्स किया जाता है पानी के साथ में, तो पेस्ट बनता है शुरुआत में, जो कि धीरे धीरे रिजिड होने लगता है शॉर्ट टाइम में। इस पेस्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज initial setting. This is due to the hydration of tricalcium aluminate and gel formation of tetracalcium aluminoferrite। तो ये जो इनिशियल सेटिंग है हमारी, ये क्यों होती है, ये इन रिएक्शंस की वजह से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिया है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड वाटर, तो ये आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इन सबको जोड़ के लिख देना है। देख रहे हैं आप, ये फॉर्मूला है और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो आप यहाँ पे देखिए सिर्फ इनको कंबाइन करके लिखा गया है। ठीक है, तो इसको आप और क्या लिख सकते थे, Ca3A एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आपको ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो पूरा ना लिख के इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस हीट। ठीक है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे यहाँ लिख के भी दिखाया गया है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सॉरी,
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, और ये हो गया हमारा हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसको ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट है। पीछे इसका फॉर्मेशन हमने देखा था। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट में भी जब वाटर मिलाया जाता है तो ये फिर से आपको उसी तरीके से लिखना है। देखिए ये बन गया हमारा CA3Al2O6 along with 6 molecules of water and CaO Fe2O3 with water plus heat। तो यहाँ पे हमारी दो तरीके के मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे हमारे दो तरीके के मॉलिक्यूल्स बने हैं जो कि जेल फॉर्म में होते हैं, ये क्रिस्टलाइन जेल है। नेक्स्ट देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट ऑल्सो हाइड्रोलाइसिस टू टोबरमनाइट जेल विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इनिशियल सेटिंग। इसी तरीके से जो हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट था वो भी वाटर के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाएगा, ये जो बनाएगा कंपाउंड्स उसको क्या कहा जाता है, टोबरमोनाइट जेल। जैसे आपने पीछे देखा था वहां पे भी दो तरीके के कंपाउंड्स बन रहे हैं, यहाँ भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। आप देख सकते हो यहाँ पे 3CaO with 2 moles of SiO2 and 6 molecules of water, ये बना है along with the calcium hydroxide and heat। तो इसको कहा जाता है टोबरमोनाइट जेल। डाई कैल्शियम सिलिकेट से ये बना है पानी ऐड करने के बाद में। फाइनल सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टोबरमोनाइट जेल। तो ये टोबरमोनाइट जेल जो हुआ है इसकी वजह से ही फाइनल सेटिंग होती है और उसके बाद में हार्डनिंग प्रोसेस चलता है। एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो आप यहाँ पे देखो यहाँ भी हमारे 2 मोल्स हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, है ना। ये क्या बना, अगेन हमारा टोबरमोनाइट जेल। देखिए सेम फॉर्मुलेज हैं ये हमारे, टोबरमोनाइट जेल बना है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिलीज हुआ है। तो ये दोनों तरीके से बन सकता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट से भी बन सकता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से भी बन सकता है। दोनों जो है वो क्या बनाते हैं, दोनों ही पानी के एडिशन पे टोबरमोनाइट जेल बनाते हैं। During setting and hardening of cement, some amount of heat is liberated due to hydration and hydrolysis reaction। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन दो तरीके के प्रोसेस हैं जहां पे कि जो चलते हैं ड्यूरिंग सेटिंग एंड हार्डनिंग और दोनों में ही हीट का रिलीज होता है। The quantity of heat evolved during complete hydration of cement is about 500 kilojoules per kg। इतनी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है जब हम सीमेंट का क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं। सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग सेटिंग एंड हार्डनिंग। तो देखिए जितनी भी रिएक्शंस अभी हमने पढ़ी हैं उसमें क्या हुआ है, सबसे पहले हमने सीमेंट लिया है, उसमें वाटर ऐड किया जिससे कि ये पेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक दिन के बाद में फिर हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं C3A एंड C4AF का। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट का। उसके 7 दिन बाद जेलेशन होता है ट्राई कैल्शियम सल्फाइड का, और उसके 28 दिन बाद जेलेशन होता है डाई कैल्शियम सल्फाइड का और ट्राई कैल्शियम सल्फाइड का। ये है टोटल प्रोसेस। ठीक है, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट का। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है, देखिए करीब 1 महीने का प्रोसेस है। फंक्शन क्या है जिप्सम का सीमेंट में जिप्सम को क्यों ऐड किया जाता है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एडिंग जिप्सम इन सीमेंट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनाइट जो है ये कंबाइन करता है वाटर के साथ में बहुत तेजी से। देखिए C3AO 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में कंबाइन करेगा और यहाँ पे साथ में हीट रिलीज हो रही है। After the initial setting, the paste becomes soft and added gypsum retards the dissolution of C3A by forming insoluble calcium sulfoaluminate। तो क्या होता है, इनिशियल सेटिंग के बाद में जो ये हमारा पेस्ट है ये सॉफ्ट हो जाता है और जो जिप्सम इसने हमने ऐड कर रखी है वो इसके एक तरीके से हार्डनिंग प्रोसेस को डिले करता है। क्या करता है, ये C3A का जो डिसोल्यूशन है उसको रोक देता है। कैसे रोकता है, ये कंपाउंड बना के इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फोएल्यूमिनेट ये बना देता है, जिसकी वजह से हार्डनिंग जो है वो प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फोएल्यूमिनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिना और सल्फेट। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। दिस रिएक्शन प्रिवेंट्स द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिना इन सीमेंट सॉल्यूशन एंड हेंस रिटार्ड्स द अर्ली इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है, एल्यूमिना की जो हाई कंसेंट्रेशन है सीमेंट सॉल्यूशन में
उसको वो प्रिवेंट करता है और इसकी वजह से इनिशियल सेटिंग सीमेंट की धीरे हो जाती है। ये दो तरीके की प्रोसेस है, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। तो ड्राई प्रोसेस में आप देखो शुरू में रॉ मटेरियल हमने लिए, फिर उसको क्रश किया, ठीक है, पाउडर फॉर्म में लाने के लिए ग्राइंडर्स के थ्रू उसको हमने पूरी तरीके से ग्राइंड किया पाउडर फॉर्म में लाने के लिए, फिर कंप्रेस्ड एयर ब्लेंडर्स के थ्रू उसको पास कराया। रॉ मटेरियल में हमने फिर पानी ऐड किया, फिर वहां से हमें क्या मिला, हमें मटेरियल के फ्लेक्स मिले, ठीक है। इसको हमने कहाँ डाला, किल्न में डाला, जो हमारी रोटरी किल्न थी वहां पे कैल्सिनेशन हुआ, उससे हमें क्या मिले, क्लिंकर्स मिले। इसके बाद में हमने क्या ऐड किया, जिप्सम ऐड किया, ठीक है। और इस पूरे मिक्सचर को हमने ग्राइंडर्स में और बॉल मिल में चलाया और यहाँ पे हमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मिल गया। ये है हमारा वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में भी देखिए काफी कुछ तो उसी के जैसा है, रॉ मटेरियल लिया, फिर उसे क्रशर के थ्रू पास कराया, ग्राइंडर के थ्रू पास कराया, वॉश मिल में डाला, यहाँ पे पानी ऐड किया जाता है। इसके बाद रॉ मटेरियल में 35 से 50%, देखिए पानी का रेशियो देखो, वहां 15% था, यहाँ पे करीब 50% पानी हमने मिलाया है। अब ये रॉ मटेरियल जो है वो हमारा किस फॉर्म में आ गया, स्लरी की फॉर्म में आ गया है। इसको मिक्स करते हैं हम, स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं और फिर इसको किल्न में डाल के कैल्सिनेशन के लिए क्लिंकर्स बनाते हैं और यहाँ पे जिप्सम ऐड किया जाता है। ये हमारा पोर्टलैंड सीमेंट ये वेट प्रोसेस से तैयार हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 along with the molecule of water, it is known as प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या फॉर्मूला है इसका, 2CaSO4 with a molecule of water या फिर CaSO4 with half molecule of water, this is known as प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे प्रिपेयर करते हैं, जिप्सम को जब हीट किया जाता है 150 डिग्रीज पे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 with 2 moles of वाटर, इसको कहते हैं जिप्सम। जब इसको हीट किया जाएगा तो इसमें से पानी इवेपोरेट होगा और ये बन जाएगा CaSO4 with half moles of water, या इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप जानते ही हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज और इसका यूसेज क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी के साथ में मिलाया जाता है तो काफी हीट रिलीज होती है, पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप देखो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें हमने वाटर ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, जिप्सम में, ठीक है। यानी इसका ये रिवर्स प्रोसेस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फाइन पाउडर। जब इसको हीट किया जाता है 200 डिग्री पे तो ये कन्वर्ट होता है गामा CaSO4 में और आगे इसको 600 डिग्री तक हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होता है इनटू बीटा कैल्शियम सल्फेट। ये देखिए इस तरीके से ये कन्वर्ट होता चला जाता है और लास्टली ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम में और सल्फर ट्राईऑक्साइड में। जब बीटा कैल्शियम सल्फेट को हीट किया जाता है देन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्विक लाइम एंड SO3। क्विक लाइम इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट। आपने देखा ही था पहले, क्विक लाइम जो है वो सीमेंट बनाने के काम में आता है। यूजेस क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस के, इट इज यूज्ड इन मेकिंग कास्टिंग एंड सर्जिकल बैंडेजेस। जो प्लास्टर चढ़ता है, जब हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर जो चढ़ता है उसके ऊपर जो पेस्ट लगाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टर वॉल्स एंड फॉर मेकिंग प्लास्टर बोर्ड्स। स्टैचू बनाने के काम में आता है, खिलौने बनाने के काम में आता है, मॉडल्स बनाने के काम में आता है। इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम एंड सीमेंट एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ये यूजेस हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। लास्ट इज डीके ऑफ सीमेंट। डीके ऑफ सीमेंट का मतलब क्या होता है, एसिडिक वाटर जो होता है वो सीमेंट के स्ट्रक्चर्स को खराब कर सकता है यानी उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको कहते हैं हम डीके ऑफ सीमेंट। क्यों होता है ये, इसमें से जब भी एसिड की कांटेक्ट में सीमेंट आता है तो फ्री लाइम जो है वो रिलीज होता है। इट इज ड्यू टू द केमिकल एक्शन ऑफ CO2 प्रेजेंट इन एसिडिक वाटर। तो देखिए ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब भी ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर।
ठीक है, तो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बना है, यानी ये साइकिल इस तरीके से चलती चली जाती है। Till there is consumption of all the carbon dioxide, this cycle of reaction continues. जब तक पूरा CO2 कंज्यूम नहीं हो जाएगा, ये साइकिल आपकी इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में चलती चली जाएगी। हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स विच विल ऑल्सो बी डिजॉल्व्ड आउट, साथ ही साथ सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स का भी हाइड्रेशन चलता चला जाता है। ठीक है, प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कोटिंग द सीमेंट सरफेस विद द इपॉक्सी रेजिन पेंट और लिंसीड ऑयल। तो जो पेंट्स किए जाते हैं, जो वॉल्स बनती हैं उन पे सीमेंट का जो पेस्ट लगाया जाता है, उसके ऊपर पेंट किया जाता है, वो सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए या अच्छा एस्थेटिक सेंस के लिए नहीं है, वो इसलिए भी है जिससे कि सीमेंट को डिकेइंग से बचाया जा सके। तो इसको मिनिमाइज किया जा सकता है पेंट करके या फिर लिंसीड ऑयल या बिट्यूमिनस की कोटिंग लगा के। दिस मेक्स द सरफेस इम्परमिएबल टू दी एसिडिक वाटर। इसकी वजह से क्या होता है? एसिडिक वाटर के कांटेक्ट में आके भी ये बचा रहता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि इन टॉपिक से आए हुए हैं। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर बाय रोटरी किल्न मेथड, एक्सप्लेन द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट विद रिलेवेंट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। देखिए 23-24 में आया है क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग? 22-23-24 दोनों में पूछा गया है। इलस्ट्रेट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। गिव द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। ये सारा अभी हमने डिस्कस किया है। देखिए 22-23 और 23-24 में पूछा गया है। इलस्ट्रेट द कॉम्पोजिशन एंड वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग Portland cement manufacturing by rotary kiln method. Also explain setting and hardening of cement with relevant chemical reactions involved. 23-24 में ये पूछा गया है। तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि जो हमने अलग अलग इंडस्ट्रियल कोरोजन पढ़े हैं उनमें से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, नया है आपके सिलेबस में, लेकिन सीमेंट के ऊपर लगातार क्वेश्चंस आए हैं। पहले भी आपके सिलेबस में था, बीच में कुछ टाइम के लिए हटाया गया था, अभी री इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले भी कंटिन्यूएशन में ये पूछा जाता था सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन, और अभी भी जब से इंट्रोड्यूस हुआ है इन पे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर 3rd यूनिट। नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद आवर 4th यूनिट। थैंक यू।